दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों प्रश्नोत्तर रूप में सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस व बैंक, एसएससी, रेलवे और अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के विविध प्रश्नों का भाग 2। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के तैयारी और रिवीजन के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? तो सही उत्तर है KCl MgCl 6H2O। तो पोटेशियम का अयस्क है कार्नेलाइट, इसका सूत्र है पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो यूरेनियम जो है दोस्तों, आप जानते हैं कि रेडियो एक्टिव पदार्थ है और इसके नाभिकीय विघटन से अंततः सीसा प्राप्त होता है। अगला है कि ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता या ध्वनि के मापन की इकाई डेसिबल होती है। एक और प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्टेनलेस स्टील यानी धब्बा रहित स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो याद रखिएगा, क्रोमियम, लोहा और निकिल को मिश्रित करके स्टेनलेस स्टील या जंग रहित स्टील का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का नाम क्या है जिसमें शैवाल यानी एल्गी का अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिएगा, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी वनस्पति विज्ञान की वो शाखा है जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो इसका नाम है लैक्टोबैसिलस। याद रखिएगा, लैक्टोबैसिलस जीवाणु ये दूध से दही बनाने में सहायक है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, मधुमेह यानी डायबिटीज के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो शर्करा या शुगर की अधिकता हो जाती है ऐसे व्यक्तियों के पेशाब में जो मधुमेह यानी डायबिटिक होते हैं। अगला है, स्वचालित ब्रेक या हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम के आधार पर कार्य करता है? तो ये पास्कल के नियम के आधार पर हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो एक वैज्ञानिक है कार्नबर्ग, इन्होंने सबसे पहले डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। एक और प्रश्न देखते हैं, फोटोग्राफी। अब तो फोटोग्राफी में जो तकनीकी थी अब समाप्त हो गई है। पहले जो फिल्म पे फोटोग्राफी की जाती थी उसमें पूछा जाता था कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है सोडियम थायोसल्फेट। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जानते हैं भोपाल गैस दुर्घटना में जो MIC गैस का रिसाव हुआ था इसका पूरा नाम क्या है? तो सही उत्तर है, MIC का पूरा नाम मिथाइल आइसोसाइनेट है। ये जहरीली गैस है और इससे भोपाल में कई व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। अगला है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ट्रिटिकम एस्टिवम और ट्रिटिकम वल्गेयर, ये जो है ये गेहूं के वैज्ञानिक नाम हैं। एक और प्रश्न है, ऑक्जेनोमीटर से क्या नापा जाता है? ऑक्जेनोमीटर याद रखिएगा, पौधों की रेखीय वृद्धि यानी लीनियर ग्रोथ रेट ऑफ प्लांट्स, ये ऑक्जेनोमीटर से नापा जाता है। अगला प्रश्न है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उत्तर है, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। यदि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान कम नहीं होगा बल्कि वो बढ़ जाएगा। एक और प्रश्न है, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर्स की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता और भी बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की श्रव्यता यानी सुनने की सीमा की जो रेंज है या परास है वो कितनी होती है? तो याद रखिएगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है मनुष्य के श्रव्यता की सीमा। अगला प्रश्न है, हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? तो ये फेरस सल्फेट यानी FeSO4 × 7H2O, फेरस सल्फेट को हरा कशिश कहा जाता है। एक और प्रश्न है, कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है मर्क्यूरस क्लोराइड। याद रखिएगा,
मर्क्यूरस क्लोराइड ये जो है कैलोमल इसका वैज्ञानिक नाम है। आप सभी जानते हैं हीरा चमकता है। हीरे की चमक का कारण क्या है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है ये हीरे की चमक का कारण है। एक और प्रश्न है, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? तो याद रखिएगा न्यूटन प्रति कूलाम ये विद्युत तीव्रता का मात्रक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेराल है। टेकोफेराल जो है ये वैज्ञानिक नाम है विटामिन ई का। अगला प्रश्न है कि भारी जल यानी हैवी वाटर क्या है? तो भारी जल जो है ड्यूटीरियम ऑक्साइड को कहा जाता है और साधारण जल के 10,000 मात्रा में 1 भाग भारी जल होता है। और भारी जल को परमाणु भट्टियों में परमाणु न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ट्रैकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? तो ट्रैकोमा आंख से संबंधित व्याधि है। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? तो याद रखिएगा हेपेटाइटिस बी पीलिया के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये तंत्रिका तंत्र और नाड़ी संस्थान से संबंधित है। याद रखिएगा एपिलेप्सी को अपस्मार या मिर्गी भी कहा जाता है और ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो दोस्तों AB जो है ये सर्वग्राही होता है। इसको सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता या यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है। AB और O रक्त समूह के व्यक्तियों से AB रक्त समूह वाला व्यक्ति जो है रक्त ग्रहण कर सकता है। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने। दूध एक आदर्श आहार है लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? याद रखिएगा आयरन, कॉपर और विटामिन सी की कमी पाई जाती है दूध में। दूध आदर्श और संपूर्ण आहार माना जाता है लेकिन इसमें आयरन और कॉपर की कमी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सेलिंग परसेंटेज सेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का आधार है यानी पैरामीटर है। सेलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जाता है आपको बताना है। तो सही उत्तर मूंगफली में दानों का जो प्रतिशत है वो सेलिंग प्रतिशत से ज्ञात किया जाता है। अगला है, विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो ये है फेरोमोनोकोकम और जो ये विश्व के सबसे पुराने या प्राचीन काल में सबसे पुराना जो मानव द्वारा प्रयोग किया जाने वाला खाद्यान्न था उसकी श्रेणी में आते हैं। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी यानी मिल्क क्वीन ऑफ वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? तो सानेन प्रजाति की बकरियों को जो है दूध की रानी बकरियों में विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं हस्तचालित चारा काटने की मशीन जो चैप कटर में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? तो ये ढलवा लोहे से बना होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो लगभग 90 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 100 ग्राम भैंस के दूध से। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण क्या है? तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है इसमें आयरन पाया जाता है और ये रक्त के लाल रंग का कारण है। एक और प्रश्न है कि मनुष्य में गैस्ट्रिक रस या गैस्ट्रिक जूस किस अंग से स्रावित होता है? तो ये आमाशय से स्रावित होता है। और एक देखिए विकास के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी प्रजातियों की उत्पत्ति पुस्तक किसने लिखी है? तो चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की रचना की है। अगला प्रश्न है, प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है? तो प्रोसेसर की गति मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जानते हैं सामान्य रूप से बच्चों में डीपीटी का टीका किन रोगों से सुरक्षा के लिए लगाया जाता है? तो डिप्थीरिया, टिटनेस और हुपिंग कफ से बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है? तो ये
जो है 0.8 सेकेंड होता है और इसीलिए कहा जाता है कि प्रति मिनट 72 प्रति मिनट जो है ये हृदय की स्पंदन दर होती है। एक और प्रश्न है, मछलियों में श्वसन के लिए जो अंग है वो कौन सा है? तो ये गिल्स यानी क्लोम है। मछलियाँ इसी से श्वसन करती हैं और क्लोम की सहायता से वो जल में घुलित ऑक्सीजन का प्रयोग करती हैं। अगला प्रश्न है, वाटसन और क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल यानी डीएनए के द्विसंरचनात्मक मॉडल की खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के द्वारा बैक्टीरिया की खोज की गई थी। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, विज्ञान की शाखा एग्रोइस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिएगा, घासों का अध्ययन किया जाता है एग्रोइस्टोलॉजी में। अगले प्रश्न पर आते हैं, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो ये कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा इसका निर्माण होता है और विटामिन के रक्त के थक्का जमाने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? तो ये बच्चों के रोगों से संबंधित है पीडियाट्रिक्स। और हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो याद रखिएगा, ये ग्लूकोज की कमी से होने वाला रोग है। हाइपोग्लाइसेमिया रोग रक्त में ग्लूकोज की कमी से होता है। और देखिए, हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर जो है ये आपेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापने का यंत्र है। और एक प्रश्न है, हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? तो द्रवों का घनत्व मापन किया जाता है हाइड्रोमीटर से, याद रखिएगा। एक और प्रश्न है आपके सामने कि रेड लेड का रासायनिक नाम क्या है? तो रेड लेड का रासायनिक नाम Pb3O4 है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से चीनी कार्बोहाइड्रेट यानी सुक्रोज की श्रेणी में आता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? तो पायराइट को। और एंटीपायरेटिक दवा ये किस व्याधि के उपचार में ली जाती है? तो एंटीपायरेटिक दवा बुखार कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक और प्रश्न है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोबिलियन रासायनिक रूप से क्या है? तो ये सोडियम थायोसल्फेट का विलयन होता है फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोबिलियन। देखिए, मूत्र का पीला रंग, जो सामान्य व्यक्ति है मूत्र का रंग पीला होता है, हल्का पीला, ये किसके कारण होता है? तो ये यूरोक्रोम के कारण होता है मूत्र का पीला रंग। हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या होती है? तो अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी को हाइपोकॉन्ड्रिया कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, नेत्रदान में रोगी के आंख के किस भाग का प्रतिरोपण या ट्रांसप्लांट किया जाता है? तो सही उत्तर कार्निया का जो है ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है नेत्रदान में। अगला प्रश्न है, पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये नियासिन या विटामिन बी की कमी से होता है। और एक प्रश्न देखते हैं, चंद्रमा के तल से आकाश का रंग काला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। खसरा यानी मिजल्स होने का कारक क्या है? तो खसरा का कारक वायरस यानी विषाणु होता है। एक और प्रश्न है कि सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो याद रखिएगा 24% भाग, यानी 1/4 भाग जो है वो रक्त का गुर्दे को मिलता है। अगला प्रश्न है, नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक कौन है? तो कारोथर्स हैं। 1937 में इन्होंने नायलॉन प्लास्टिक का आविष्कार किया था। रूटाइल किस धातु का अयस्क है? तो ये टाइटेनियम का अयस्क है रूटाइल, और टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। भविष्य की धातु इसलिए क्योंकि ये जो है स्टील से कई गुना अधिक मजबूत, जबकि उससे बहुत अधिक हल्का होता है। अगला है, लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है? तो लिथार्ज कहा जाता है लेड ऑक्साइड को।
और हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलाबा महाराष्ट्र में स्थित है हिंदुस्तान ऑर्गेनिक्स केमिकल लिमिटेड। अगला प्रश्न है, स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु का होता है? तो व्हेल में। और रेडियो एक्टिवता यानी रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो रेडियो एक्टिवता का मात्रक जो है वो बेकरल है और सबसे पहले हेनरी बेकरल ने इसकी खोज की थी, एक्स कीड़ों की खोज की थी। उन्हीं के नाम पर रेडियो एक्टिवता की इकाई बेकुरल जो है मानी गई है। ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो एकॉस्टिक कहा जाता है ध्वनि से संबंधित विज्ञान को। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा कितनी होती है? तो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है जो है इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा। एक और प्रश्न देखते हैं, प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या होता है? आपको बताना है। तो प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक लक्स है। बादल का हवा में तैरने का कारण क्या है? तो ये वायु की श्यानता और अपने कम घनत्व के कारण बादल हवा में तैरते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो वैज्ञानिक दो हैं, A.I. ओपेरिन रूस के और J.B.S. हाल्डेन ये ब्रिटेन के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने सबसे पहले जीवन के उद्भव का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो F.G. बेटिंग ने दोस्तों इंसुलिन की खोज की थी। और आप जानते हैं कि इंसुलिन की कमी के कारण ही जो है डायबिटीज रोग होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और सुपर फास्फेट उर्वरकों का सूत्र क्या है? तो सुपर फास्फेट उर्वरकों में CaH2PO4 का ट्वाइस ये इसका रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? तो आप जान लीजिए, नर्वस सिस्टम या नाड़ी तंत्र से भी है एपिलेप्सी जो है रोग, या जो हमारा मिर्गी रोग है इसका संबंध। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख सकते हैं, ड्रॉप्सी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी है? तो ये आर्जिमोन के तेल की मिलावट जो है ये ड्रॉप्सी रोग के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो ये कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है? तो इस उपकरण का नाम सोनार है। सोनार जो है ये इसके द्वारा ध्वनि तरंगों का उपयोग करके समुद्र की गहराई मापी जाती है। मूत्र में एल्बुमिन आने से किस अंग के गड़बड़ होने की संभावना होती है? तो किडनी या वृक्क में जब समस्या होती है तो मूत्र में एल्बुमिन की मात्रा बढ़ जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो गैसों का दाब जो है ये मैनोमीटर से मापा जाता है। हाँ, मैनोमीटर से गैसों का दबाव नापा जाता है। पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? तो याद रखिएगा, विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, 4 अर्ध आयुओं के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अविघटित रह जाता है? आप जानते हैं कि जिस समय अवधि में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का आधा भाग विघटित हो जाता है उसे उसकी हाफ एज या अर्ध आयु कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न है कि 4 अर्ध आयु के बाद किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अविघटित रह जाता है? तो 1/16 भाग या 6.25%। अगला प्रश्न है, जीरोप्थैल्मिया या शुष्क छिपा का कारण क्या है? तो विटामिन ए की कमी से जीरोप्थैल्मिया रोग होता है। अगला प्रश्न है, सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? तो ये है सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट को दोस्तों वाटर ग्लास की संज्ञा दी जाती है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? तो ये पैरामैग्नेटिक पदार्थ यानी अनुचुंबकीय होता है अगर ऑक्सीजन की चुंबकीय दृष्टि से प्रकृति की बात की जाए तो।
अगला प्रश्न है, एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है, इससे एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर यह कितना हो जाएगा? तो ये Z+1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। आप जानते हैं कि किसी परमाणु के 3 मूल कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, किस व्याधि में या किस बीमारी में रक्त का थक्का नहीं जमता है और अधिक रक्तस्राव से रोगी की मृत्यु हो जाती है? तो ये बीमारी है हीमोफीलिया। अगला प्रश्न, डीएनए उपस्थित रहता है किसमें? तो डीएनए कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की? तो आनुवांशिकता की खोज करने वाले वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। इन्होंने मटर की बहुविध किस्मों के आधार पर अपने प्रयोग किए और इनको आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी 1 mu को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर निर्मुक्त होती है। अगला प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? तो ये अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है पानी में हवा का बुलबुला। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये ऊर्जा का। साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देते हैं किसके? तो कौन सी घटना है? ये है व्यतिकरण। व्यतिकरण के कारण साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई देते हैं और ये रंग वही होते हैं जो 7 रंग होते हैं, वही रंग दिखाई देते हैं व्यतिकरण के कारण। अगला प्रश्न है, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों ये गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। एक और प्रश्न है दोस्तों, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था और डायनामाइट नाइट्रोग्लिसरीन जो है इस रासायनिक तत्व से निर्मित होता है। अगला प्रश्न, किसी तारे का रंग किसका परिचायक है? तो तारे का रंग तारे के ताप का परिचायक होता है। भारी जल क्या है? तो ये ड्यूटीरियम का ऑक्साइड है जिसका रासायनिक सूत्र D2O होता है। अगला प्रश्न, अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है? तो अर्जेंटाइट ये चांदी का अयस्क है। दूध का pH मान कितना होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, दूध का pH मान 7.6 होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पित्त यानी बॉयल कहाँ बनता है? तो ये यकृत में बनता है और गाल ब्लैडर में एकत्रित होता है। तो याद रखिएगा, मनुष्य के शरीर में पित्त यकृत में बनता है और गाल ब्लैडर में एकत्रित होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम क्या है? तो ये है स्टेपिडियस और ये मध्य कान में उपस्थित होती है। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऊतक यानी टिश्यूज का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। एक और प्रश्न है, न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये त्वरण का मात्रक है। और देखिए, आयोडीन टिंचर क्या होता है? तो आयोडीन का एल्कोहली विलयन ये आयोडीन टिंचर कहलाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस मंडल से परावर्तित होती हैं? तो ये आयनोस्फीयर या आयन मंडल से रेडियो तरंगे जो हैं परावर्तित होती हैं। और आप जान लीजिए, वायरलेस या बेतार के तार का जो संचरण है इसी आयन मंडल के कारण संभव हो पाता है। अगला प्रश्न है, टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? तो एक वर्णक है लाइकोपिन। लाइकोपिन वर्णक के कारण टमाटर का रंग पकने पर लाल हो जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी संबंधित है। तो जीव और पर्यावरण के मध्य सह संबंधों को पारिस्थितिकी कहा जाता है। एक और प्रश्न है, भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो जून 1972 में। और सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया था? तो सन 1942 में भारत में कृत्रिम गर्भाधान प्रारंभ किया गया था। आई राइट क्या है? आई राइट तो ये विकलांगों का कंप्यूटर है जिसको आई राइट कहा जाता है।
अगला प्रश्न है पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है। तो याद रखिएगा पृथ्वी से पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यानी यदि ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, यहाँ से कोई वस्तु 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाए तो ये वापस धरती पर नहीं आएगी और धरती के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलकर ये पलायन कर जाएगी। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष किसका उदाहरण है। तो इंद्रधनुष अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन इन तीनों के संयुक्त रूप का उदाहरण है। अगला प्रश्न है पुष्प यानी फूल विभिन्न रंगों के होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है। तो एंथोसाइनिन वर्णक की उपस्थिति से फूल विभिन्न रंगों के होते हैं। अगला प्रश्न है सेब यानी एप्पल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो रसदार थैलामस जो है ये सेब का खाने योग्य भाग होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट्स यानी हृदय का स्पंदन होता है। तो याद रखिएगा 72 बार। मानव शरीर में जो स्वस्थ हृदय है वो 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न है स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो उत्प्रेरक या कैटालिस्ट कहते हैं। ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को या गति को बढ़ा देता है लेकिन स्वयं उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसको कैटालिस्ट या उत्प्रेरक कहते हैं। अगला प्रश्न है फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना होता है, आपको बताना है। तो ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, फ़ारेनहाइट तापमान के पैमाने के अनुसार पानी का क्वथनांक। अगला प्रश्न है समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु क्या कहलाते हैं। तो आइसोटोप यानी समस्थानिक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। F.G. बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से लगाया गया था। तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट लगाया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो हमारा नेशनल साइंस डे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को, क्योंकि इसी दिन CV रमन ने जो है अपने खोज की थी जो प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है। रमन इफेक्ट की खोज CV रमन ने की थी 28 फरवरी को और उनको नोबेल प्राइज़ मिला था भौतिकी का। इसी उपलब्धि को दर्शाते हुए 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राइबोफ्लोविन क्या है। तो विटामिन B12 को राइबोफ्लोविन कहा जाता है। और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मधुमक्खियों के काटने पर किसके कारण दर्द होता है। तो मधुमक्खियों के काटने पर मेथेनोइक अम्ल के कारण और प्रोटीन के कारण दर्द होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्नोत्तर रूप में हमने इसमें प्रस्तुत किया है ताकि आप कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को रिवाइज कर सकें। ये वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे UP-PCS प्रारंभिक परीक्षा, RO और उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और MP-PCS द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही ये वीडियो एक दिवसीय परीक्षाओं जैसे बैंक, SSC, रेलवे के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।